जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नेक्स्ट लेक्चर का अपना आगाज़ करते हैं और इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, जो कि मजलिस शूरा के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है। और इसमें इसकी हम कंपोजिशन को, इसकी ड्यूरेशन को, इसके मीटिंग्स को, मेकनिज़म को, उसको हम देखेंगे कि इसको कैसे जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 50 है, विच इज़ डिफाइनिंग पार्लियामेंट, दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. So it is stating that there shall be a Parliament of Pakistan, Majlis Shura, consisting of the President and two houses to be known respectively as the National Assembly and the Senate. कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के 3 कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 द प्रेसिडेंट, नंबर 2 द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, नंबर 3 एंड द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तीनों मिलके जो है कलेक्टिवली वी कैन कॉल इट पार्लियामेंट मजलिस शूरा ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना। उसके बाद है आर्टिकल 51 नेशनल असम्बली के बारे में। देयर शैल बी 336 seats for members in the National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims. 336 सीट्स होंगी नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में। कंप्लीट नंबर जो है इसका 336 है। इसमें कुछ सीटें जो हैं वो जनरल होंगी, कुछ सीटें रिजर्व्ड होंगी फॉर वुमेन, कुछ रिजर्व्ड फॉर मिनॉरिटीज़। और इसके बाद जो इसमें सब सेक्शन 2 है कि पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट इफ़ ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ नॉट लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। कम्पिटेंस बताई गई है कि ये जो नेशनल असम्बली का जो इलेक्शन होगा उसमें जो वोटिंग होगी, हु इज़ द वन हु इज़ कम्पिटेंट to vote in these elections. So number 1 is that he must be a citizen of Pakistan. He or she must be the national of Pakistan. So any person who is not citizen of Pakistan is not competent to vote in these elections. Number 2, he or she must have the age of 18 years. He or she must be an adult person. So a minor cannot be a voter. His or her name must be included in the electoral roll of Pakistan. So any person whose name is not prescribed in the electoral roll of that particular constituency, that person cannot be a voter. And lastly, the person should not be adjudicated as an insane person by any court of Pakistan. वो जो शख्स है उसको एक अक्ल बालिग शख्स होना चाहिए, समझदार शख्स हो जो कि अपने एक्ट्स एंड ओमिशंस की नेचर को समझता हो। एक ल्यूनेटिक पर्सन जो है वो वोटर नहीं हो सकता। तो ये थी जी कॉम्पिटेंस एक वोटर की, जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप आ जाएँ सब सेक्शन 3 जो आर्टिकल 51 है। This is stating that the seats in the National Assembly referred to in clause 1 except the seats mentioned in clause 4 shall be allocated to each province and the federal capital as under. अब नेशनल असम्बली की जो 336 सीट्स थी इंक्लूडिंग द रिजर्व्ड सीट्स, उसकी एलोकेशन जो है वो इस तरह से की गई है कि बलूचिस्तान के पास हैं 20 सीट्स, KPK is carrying 55 seats, Punjab is holding 173 seats, Sindh is having 75 seats, 3 seats are for federal capital, and total we have got 326 seats. अब इसमें जो है वो सब सेक्शन 3A को आप स्किप कर दें फॉर द टाइम बीइंग। सब सेक्शन 4 पे आ जाएं। इन एडिशन टू द नंबर ऑफ सीट्स रेफर्ड टू इन क्लास 3 देयर शैल बी इन द नेशनल असम्बली 10 सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स। ये जो
26 सीट्स हैं जिनकी हमने पहले बात की, इनके साथ साथ 10 सीट्स जो हैं दे आर रिज़र्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स। 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स की भी होंगी, माइनॉरिटीज़ की भी होंगी। सब सेक्शन 5 है जी, द सीट्स इन द नेशनल असम्बली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन in accordance with the last preceding census officially published। ये जो सीट्स हैं इनका जो नंबर है, ये जो रिज़र्व सीट्स की जो एलोकेशन है, ये प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉपुलेशन। ए प्रोविंस विच इज़ कैरिंग ह्यूज पॉपुलेशन लाइक इन द केस ऑफ पंजाब, who has got a population of more than 10 million people, 100 million people, they will get a major share in the reserved seats of minorities. Similarly, a province like Balochistan, which is carrying a relatively small portion of population, they will get a smaller share in this reserved seats, and this will be allocated on the basis of recent census held in the country, and this will vary as the number of population varies in the provinces. Provided that for purposes of the next general election to be held in 2018 and by elections related thereto, the allocation shall be made on the basis of provincial। इसको भी आप skip कर दें, this was for the elections of 2018 specifically। उसके बाद आप आ रहे हैं जी, फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द जनरल सीट्स शैल बी single member territorial constituencies, and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law। डायरेक्ट और फ्री वोट के ज़रिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होंगी सिंगल मेंबर बेस्ड, जिनमें एक ही जो है वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और एक ही मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली जो है वो इलेक्ट होगा, स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर द सिंगल मेंबर membership, and the election will be directly conducted from the general masses, from the general public। Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women which are allocated to the respective province under clause 3। वुमेन की जो सीट्स रिज़र्व की गई हैं, जो कि बलूचिस्तान में 4 हैं, KPK में 10 हैं, पंजाब में 32 हैं, सिंध में 14 हैं, 14 हैं और टोटल 60 हैं नेशनल असम्बली में। ये जो सीट्स हैं इनकी जो है वो द कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द जनरल सीट्स ईच प्रोविंस शैल बी ए सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी। इन सीट्स के लिए सिंगल जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो पूरा प्रोविंस होगा आपका, जो पूरा फॉर एग्जांपल जो रिज़र्व सीट्स पंजाब के लिए हैं 32 सीटें, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पूरे पंजाब में से ये ख़वातीन रिज़र्व सीट पे जो है वो इलेक्ट होके आएंगी। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं वो तहसील लेवल पे या वो एक यूनिट लेवल पे, एक नेशनल असम्बली की सीट के लेवल पे नहीं होगी, बल्कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा प्रोविंस जो है वो कंसीडर होगा। द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी दी होल कंट्री। और इसी तरह से जो नॉन मुस्लिम्स के लिए जो 10 सीटें रखी गई हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पूरा कंट्री है, वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। उनकी जो रिजर्वेंस की जो नेचर है वो दैट इज़ एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ द प्रोविंसेस, और उनका इलेक्शन जो है पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होकर वो लोग रिज़र्व सीट पे आएंगे। उसके बाद है जी, मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन विच आर एलोकेटेड टू ए प्रोविंस अंडर क्लॉज 3 शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ through proportional representation system of political parties, lists of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। जो रिजर्व सीटें हैं वुमेन की, they will be allocated to the different political parties, and the number of reserved seats which would be allocated to each political party, that will depend upon the number of general seats acquired by that particular party
in the general elections. So the party which got more seats in the general seats in the election, they will get major share in the reserved seats of women, and the party who got a relatively small share in the general seats, they will get lesser share in the reserved seats. So this will be a proportional representation system. Provided that for the purposes of this paragraph, the total number of general seats won by a particular party shall include the independent returned. अच्छा, इसमें जो एक तो प्योरली जो कि पार्टी की टिकट के ऊपर जो इलेक्शन लड़ा होगा जिन लोगों ने, वो उनमें शुमार होंगे उस पार्टी के साथ। उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे उनको भी एक मखसूस टाइम पीरियड 3-4 दिन का दिया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो जाएं। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनको भी उसके साथ ही काउंट किया जाएगा। और जब रिजर्व सीट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी तो पार्टी टिकट के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट शामिल होंगे उनका काउंट उसके साथ करके जो एक अकमुलेटिव जो फिगर है उसके मुताबिक उनको जो है वो उसका शेयर दिया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन ये है जी, मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Lists of candidates on the basis of total number of general seats won by each political party in the National Assembly। इसी तरह से जो minorities के लिए जो 10 सीटें रिज़र्व की गई हैं, ये भी नेशनल असम्बली में जितनी सीटें जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी ने जो है वो गेन की होंगी उसके मुताबिक इसको जो है वो उनके मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे डिवाइड कर दिया जाएगा। जिस पार्टी की 100+ सीट्स होंगी उसको मेजर शेयर जाएगा, जिसकी 50 के अराउंड होंगी उसको उससे कम जाएगा, और जिसकी 8 या 10 सीटें होंगी उसको इसी तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। एक्सेप्शन है जी इसकी फिर, प्रोवाइडेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ द टोटल नंबर ऑफ जनरल सीट्स वोन बाय पॉलिटिकल पार्टी शैल इंक्लूड द इंडिपेंडेंट रिटर्न। जिस तरह से हमने पहले बात की कि इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं उनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो जिन लोगों ने उस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा वो तो हैं ही हैं, उसके साथ जो इंडिपेंडेंट उसके साथ शामिल हुए उनको भी उसके साथ काउंट करके उनका प्रोपोर्शन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिजर्व्ड सीट्स। उसके बाद ये तो बात होगी जी कि नेशनल असम्बली की कंपोजिशन के बारे में कि उसकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी होंगी। हमने कहा जी वो 336 होंगी, जिनमें से 266 जो हैं वो जनरल सीट्स होंगी, 60 रिजर्व सीट्स होंगी, टोटल 326 हुई, और इसके साथ 10 सीट्स आप ऐड कर लें मिनॉरिटीज़ की, तो फाइनल टोटल हुआ 336 का। और इसमें हमने प्रोविंसेस की जो सीटें हैं उनकी एलोकेशन की बात की, फिर हमने जो है वो इलेक्शन की बात की कि जनरल सीट्स पे इलेक्शन कैसे होगा, हमने फिर बात की रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन उनकी जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, रिजर्व सीट्स फॉर मिनॉरिटीज़ जो हैं उनको कैसे जो है वो एलोकेट किया जाएगा, और इस तरह से हमने इसको जो है वो कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली की। इससे रिलेटेड है जी आर्टिकल 52 विच इज स्टेटिंग दैट द नेशनल असम्बली शैल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड कंटिन्यू for a term of 5 years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its term। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की जो नॉर्मल टर्म है वो है 5 साल, unless and until it has been dissolved by the President of Pakistan on the advice of Prime Minister before that। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 5 साल से पहले भी डिज़ोल्व कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और अगर ऐसा नहीं होता तो नॉर्मल इसकी जो टर्म है वो 5 साल की है, 5 साल की ये मुद्दत अपनी पूरी करेगी। उसके बाद आर्टिकल 53 है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली से मुतल्लिक। इसमें है जी कि आफ्टर ए जनरल इलेक्शन द नेशनल असम्बली शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस elect from amongst its members a speaker and a deputy speaker so often as to the office of speaker or deputy speaker become vacant the assembly shall elect another member। तो जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होता है और जैसे ही असम्बली का पहला इजलास कन्वीन किया जाता है तो द फर्स्ट बिजनेस which this assembly will do is the election of speaker and deputy speaker
ऑफ द असम्बली। पहला काम इसने ये करना है, दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, कि इन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली हैं या प्रोविंशियल असम्बली हैं, इन्होंने अपने में से किसी एक मेंबर को इन्होंने स्पीकर जो है वो इलेक्ट करना है, और अपने में से ही इन्होंने एक मेंबर को जो है वो डिप्टी स्पीकर जो है वो इलेक्ट करना है। Subsection 2 है, before entering upon office, a member elected as speaker or deputy speaker shall make before the National Assembly oath in the form set out in the 3rd schedule। इलेक्शन के बाद वेरी नेक्स्ट बिजनेस जो है वो ये होगा कि वो जो भी शख्स स्पीकर या जो डिप्टी स्पीकर इलेक्ट हुआ होगा वो उस असम्बली के सामने उसी सेशन में वो ओथ जो है वो लेगा असम्बली के सामने उसी दिन। और ओथ का जो फॉर्मेट है वो 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसका जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया गया है, उसके मुताबिक वो ओथ जो है वो एडमिनिस्टर किया जाएगा। When the office of speaker is vacant or the speaker is absent or is unable to perform his functions due to any cause, the deputy speaker shall act as speaker, and if at that time the deputy speaker is also absent or is unable to act as speaker due to any cause, such member as may be determined by the rules of procedure। स्पीकर जो है अगर वो आउट ऑफ कंट्री है, अनएबल टू परफॉर्म हिज बिजनेस है, हिज फंक्शंस है, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू इलनेस और एनी अदर रीज़न, तो उसकी गैर मौजूदगी में जब स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होगा तो डिप्टी स्पीकर विल एक्ट एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। एंड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द deputy speaker as well, then any person that will be nominated by the parliament and according to the rules of procedure of the assembly, any third person, any other member of the assembly, he or she will act as the speaker of the National Assembly of Pakistan on temporary basis। नेक्स्ट है जी आर्टिकल सबसेक्शन 4 53 का, the speaker or the deputy speaker shall not preside at a meeting of the assembly when a resolution for his removal from office is being considered। The speaker may by writing under his hand addressed to the president resign his office। अगर कोई रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या उसकी रिमूवल के लिए कोई रेजोल्यूशन असम्बली में ऑलरेडी चल रही है, and if the parliament thinks that the speaker is biased and he is not carrying on the business of the assembly of the parliament in a fair manner, तो अगर ऑलरेडी उसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन मूव हुई है, उसके ऊपर वोटिंग हुई है या नहीं हुई, इट डजेंट मैटर, तो ऐसी सूरत में फिर वो जो स्पीकर है वो एज ए स्पीकर काम नहीं कर सकता, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर जो है वो टेक ओवर करेगा जब तक उस रेजोल्यूशन का फ़ैसला जो है वो नहीं हो जाता। इसी तरह से जो स्पीकर है ही कैन रिज़ाइन इन राइटिंग एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को अपना रिज़ाइन जो है वो ऑफ़र करेगा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसके रिज़ाइन को एक्सेप्ट करे या उसको रिजेक्ट करे। द डेप्यूटी स्पीकर में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर, और जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर को अपना रिज़ाइन जो है इन राइटिंग जो है वो ऑफ़र कर सकता है। द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर शैल बिकम वेकेंट इफ ही रिजाइंस हिज ऑफिस, he ceases to be the member of the assembly, or he is removed from office by a resolution of the assembly of which not less than 7 days notice has been given and which is passed by the votes of the majority of the total membership of the assembly। स्पीकर का जो ऑफिस है वो वेकेंट कंसीडर होगा 3 सूरत हालों में, 3 सर्कमस्टांसेस में। नंबर 1 तो ये कि स्पीकर ने खुद से जो है वो रिज़ाइन कर दिया और वो उस ऑफिस से अलग हो गया। दूसरा ये कि उसकी मेंबरशिप जो पार्लियामेंट की थी, जो नेशनल असम्बली की थी, वो दैट हैज़ बिन सीज टू हैव एनी इफ़ेक्ट ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू एनी उसकी कोई कन्विक्शन हुई, वो सादिक और अमीन ना रहा, कोई कोर्ट केस उसके खिलाफ लॉन्च हो गया, वो कन्विक्ट हो गया, अप्रूव हो गया, उसको कोई पेनल्टी इम्पोज हो गई, या वो किसी जहनी या जिस्मानी वजह से अपने बिज़नेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता, या उसके ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास हो गई, ठीक है ना जी, जिसके ज़रिए उसको रिमूवल की एक जो है वो रेजोल्यूशन मूव हुई, पास हुई, उसको 7 दिनों का नोटिस दिया गया था अब आपको डिफाइन करने के लिए, और सिंपल मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट ने, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने उसको जो है वो पास कर लिया। तो ऐसी सूरत में
वो शख्स जो है वो अपने ऑफिस से जो है वो उसका ऑफिस वेकेंट कंसीडर किया जाएगा. When the National Assembly is dissolved, the Speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next Assembly enters upon his office. National Assembly जब dissolve हो जाएगी तो जो previous Assembly का जो Speaker था वो he or she will continue his office until a new Speaker is elected by the new Assembly and he resumes his office as such Speaker of the Assembly. तो तब तक वो अपना काम जो है वो जारी रखेगा. तो ये जी बात हो गई अपने आपकी स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, उनके ऑफिस की फंक्शनैलिटी के हवाले से और उनकी रिमूवल के हवाले से, उनकी रेजिग्नेशन के हवाले से और उनकी असम्बली को प्रिजाइड करने के हवाले से. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.